वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वो उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। और वॉइस ऑफ मानवता पर हमेशा उन सच्चे महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने भारत के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सच्चाई का पैगाम भेजा है और जिन्होंने सच्चाई के लिए कुछ किया है, उसी की हम बात करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। तो आज हम हमारे लिए खुशी की बात है कि साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के बारे में हमने प्रोग्राम रखा है आज। तो इसमें हम पूरे विश्व के लोगों को छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, इनका स्वागत भी करते हैं। तीन मेहमान जुड़े हैं। तो सबसे पहले नंद कुमार बघेल जी हैं, जो मुख्यमंत्री के डैडी जी हैं। और दूसरे हमारे बहुत प्रिय साथी जो संतोष साहू जी, ये जुड़े हैं। और तीसरे हमारे रूपसा जुड़ी हैं। तो तीनों का हम स्वागत करते हैं। हम आप सभी का, तीनों का हमारे वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम जय जोहार। नंद कुमार बघेल जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है कि जैसे जन्मदिन की बात कर रहे हैं, आज छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्मदिन जिस वक्त हुआ, ये टाइम और डेट और क्या रही होगी, और उससे पहले थोड़े हालात कैसे थे भारत के, इसके बारे में बताएं थोड़ा जी। उस समय हालात ये था कि अछूतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था जी और ब्राह्मणवाद का पूरा अ, ये समय था। और ब्राह्मणवाद के कारण पढ़ने नहीं देना चाहते थे। और बाबा साहब आम्बेडकर को पानी पीना था तो बहुत दूर तक के जाना होता था, तो जी पानी नहीं पीने देते थे। पाठशाला में दूर बैठाया जाता था। और ऐसी परिस्थिति में जब छत्रपति साहू जी को ये मालूम हुआ कि बाबा साहब आम्बेडकर बहुत टैलेंट लड़का है, और उन्होंने ही उनको विदेश भेजा। और दो बार विदेश गए। और यदि विदेश नहीं जाते तो वो बाबा साहब आम्बेडकर नहीं बन पाते। जो हमको जी धरोहर में मिली बाबा साहब आम्बेडकर, वो छत्रपति साहू जी के कारण मिला। और इसको जो बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि जब तक के वो कुर्मी थे, छत्रपति साहू जी महाराज, और वो बहुत दयालु थे। उन्होंने घोड़े को छोड़ा और दाने के लिए, तो जो कमजोर घोड़े थे वो नहीं खा पाते थे। जी और उसके आधार पर उन्होंने ये सोचा कि इनको आरक्षण जरूरी है, इनको अलग से दाना देना पड़ेगा। ये उन्होंने तय किया। और इसी तरह से जो लोग कमजोर थे, जो शिक्षाविहीन थे, जो अछूत थे, उनके प्रति उन्होंने दया के भाव पैदा किया। और दुनिया में एक नया इतिहास रचे, क्योंकि सारा जो आरक्षण का मामला है, जी। उसका जनक साहू जी महाराज थे। और उसके कारण भारत को संविधान रचयिता बाबा साहब आम्बेडकर प्राप्त हुआ। और इसके लिए उनके जन्मदिन पर उनको हम बधाई देते हैं। जी संतोष साहू जी, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि जैसे उनका जन्मदिन जो कौन सी तारीख में हुआ था और किस हालातों में पैदा मतलब हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें जी। राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी 147वें जयंती के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे भारत के महामानव के ऊपर चर्चा का विषय आप रखे। जी इसके लिए मैं धन्यवाद भी आपको और आपके वॉइस ऑफ मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी शुक्रिया। जैसा कि आपका सवाल है, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। जी और छत्रपति साहू जी महाराज सिर्फ 48 ईयर 48 वर्ष का आयु लाभ उन्हें मिला। और उनका देहांत 6 मई 1922 को हो गया। जी छत्रपति साहू जी महाराज का राजकाज का कार्यकाल 28 वर्ष था भारत में। और पूरे विश्व में ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं है
जो पहाड़ जैसा काम इतने कम समय में वो कर दिखाए। जी मैं उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर थोड़ा जाना चाहता हूँ। जी जैसा कि आपने कहा है कि साहू जी महाराज की माता राधाबाई मुधोलकर राज परिवार की राजकन्या थी जी और पिता जयसिंह राव उर्फ आबा साहब घाटगे कागल निवासी थे। उनके दत्तक पिता हुए शिवाजी चतुर्थ व दत्तक माता आनंदीबाई थे। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज केवल 3 वर्ष के थे, तभी उनकी सगी माँ राधाबाई 20 मार्च 1877 को मृत्यु प्राप्त हो गए। साहू महाराज मात्र विहीन हुए मात्र 3 वर्ष के बाल्यकाल में। सिद्धार्थ गौतम के जन्मते ही जैसे उनकी माता महामाया मृत्यु के आगोश में समा गई थी, तथा तब उनकी मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। इसी तरीके से छत्रपति आवाज गायब हो गया। जी जी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम शायद। जी आवाज आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल आ रहा है जी। छत्रपति साहू महाराज का असली नाम यशवंत राव था। लोग उन्हें बाबा साहब कहा करते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जिस बच्चे को दत्तक लिया, संयोग से उस बच्चे का नाम भी यशवंत था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रिय पुत्र का नाम भी यशवंत ही था। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का जो जीवन है वो पूरा संघर्ष से भरा हुआ है। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का विवाह 17 वर्ष के उम्र में 1 अप्रैल 1891 को बड़ौदा के गुणाजी राव खानविलकर की सुकन्या से उनका विवाह हुआ था। लक्ष्मीबाई उनका नाम था। उनका दत्तक समारोह भी वो दत्तक गए थे। 17 मार्च 1884 को मात्र 10 साल के उम्र में उनका ये आयोजन हुआ। छत्रपति साहू महाराज का जो मामला है जी, उनका राज्याभिषेक 2 अप्रैल 1894 को अर्थात 20 वर्ष की उम्र में साहू जी महाराज राजा का राज तिलक उनका हुआ। जी मैं संतोष जी संतोष जी मैं इनका थोड़ा अभी अमृता मिलन शायद जाएंगी अभी, तो जगदीश जी आए हैं अभी आप अवसर बताना। अमृता मिलन जी आपका भी और जगदीश जी आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम। वाहिगुरु जी का खालसा अमृता मिलन जी आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो अगर अगर जाना चाहती हैं आप कुछ कहना चाहती है 5-2 मिनट के अंदर। साहू जी महाराज जी का जन्मदिन है आज, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहती है तो कह सकती हैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय खालसा जी मेघराज सिंह जी और आप सभी साथियों को मेरा सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को पता है जैसे एक इस विषय में साहू जी महाराज के जो जन्मदिन है इस विषय में 2 मत है लोगों का। एक तो 26 जून को इनका जो है नहीं 26 जून को इनका जन्मदिन बताया जाता है और एक 26 जुलाई को बताया जाता है। तो 2 मत है इस विषय में हमारे इंडिया के अंदर। लेकिन खैर चाहे जब भी हो महापुरुष का जन्मदिन किसी भी दिन हम मनाएं, उनके जो विचार हैं उसको हमें आत्मसात करना जरूरी है। भारत देश के अंदर सबसे पहले आरक्षण का जो सूत्रपात करने वाले महात्मा फुले जी थे। महात्मा फुले जी ने जो अपना आवेदन बनाया था उसमें लोगों को प्रतिनिधित्व के अधिकार को देने की बात उन्होंने कही थी और इसको लागू करने वाले भारत में सबसे पहले हमारे कुर्मी राजा जो थे ओबीसी थे छत्रपति साहू जी महाराज ये थे। इन्होंने अपने रियासत के अंदर कोल्हापुर रियासत के अंदर सबसे पहले
आरक्षण को लागू किया था और बाबा साहब ने उसे भारतीय संविधान में मूर्त रूप दिया, कलमबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। लेकिन हमारे लोगों को आज जो है SC ST के जो लोगों को, OBC के लोगों को आरक्षण खोर के नाम से ये जो मनुवादी लोग हैं ये बदनाम करते हैं। जबकि मैं कहना चाहती हूँ कि ये तो 5000 साल से आरक्षण का जो मूल जो सिद्धांत लाया गया देश पूरे विश्व के अंदर, वो मनुवादी लोगों ने लाया। जमीन में इनका आरक्षण देख लीजिए, क्षत्रिय लोगों के पास सबसे ज्यादा जमींदारी, 80% जमीन इनके हाथ में, मंदिर 100% इनके हाथ में, पठन पाठन का जो अधिकार था वो 100% इनके हाथ में था जी। तो आरक्षण को तो इन्होंने लागू किया, हम तो केवल अपना अधिकार मांगते रहे, है ना। और इस देश में उसको चुनौती देने का काम जो है छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि OBC थे, कुर्मी राजा थे, उन्होंने किया। और इसका 2 सबसे प्रसिद्ध जो कहानी है वो ये है कि एक बार इनको प्यास लगी छत्रपति साहू जी महाराज को, और उस समय में इनके पास कोई भी सेवक नहीं थे, तो ये स्वयं अपने रसोई में चले गए और पानी निकाल के इन्होंने खुद पी लिया। तो जब ये पानी निकाल के पी रहे थे, उसी वक्त इनका जो पुरोहित होता है, चूंकि राजघराने में है, रसोईया जो है वो पुरोहित लोग होते थे, पुरोहित लोगों के हिसाब से ही रसोई जो है वो बनता था। तो वहां पर इनका जो पुरोहित है वो आ गया, रसोईया, और उन्होंने जब पानी पीते देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बहुत गलत कर दिया, आप तो शूद्र हैं, आपको ऐसे रसोई में नहीं आना चाहिए, आपको रसोई में आने का अधिकार नहीं है। तो उस दिन राजा को ये लगा, साहू जी महाराज को, कि मैं जब राजा होके अपने ही महल में, अपने ही रसोई में मुझे जाने का अधिकार नहीं है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। और फिर उस दिन के बाद उन्होंने अपने रियासत के अंदर 50% जो है आरक्षण का उन्होंने घोषणा किया, लागू किया। और इसके लिए भी जब विरोध करने गए लोग, जब विरोध करने गए तो उन्होंने उन लोगों को जो विरोध कर रहे थे उनको अस्तबल में लेके गए, अपने अस्तबल में जहां घोड़े बंधे होते थे वहां लेके गए। तो उस जो दाना, जिसमें जिस बर्तन में घोड़े लोगों को दाना दिया जाता था, उसमें उन्होंने दाना डाला, और एक तरफ से मजबूत घोड़े थे उनको छोड़ दिया, और एक तरफ से जो कमजोर घोड़े थे, जो बीमार थे, कमजोर थे, उनको छोड़ दिया गया। तो जो मजबूत घोड़े थे वो कमजोर घोड़े को उसमें से एक भी दाना उन्होंने उनको लेने नहीं दिया, वो सारा का सारा मजबूत घोड़े लोग खा गए। तो वो उदाहरण उन्होंने अपने सारे लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि देखो कि हम अगर आरक्षण का व्यवस्था नहीं करते हैं और इस तरह से हम सारे चीजों को, लोगों को जो उनकी सुविधा है वो सारा चीज अगर हम देते हैं, तो जो मजबूत लोग हैं, जो ये पहले से व्यवस्थित है प्रशासन में, सारे चीजों में जो मजबूत है, वो जो कमजोर लोग हैं, शोषित तबके के लोग हैं, उनके लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये आरक्षण का लागू किया जाना बहुत जरूरी है। और वहां से फिर आरक्षण लागू हुआ। तो ऐसे महान पुरुष के उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने शोषित पीड़ित तबके के लोगों के लिए इस तरह का सोच रखा, और भारत देश के अंदर पहली बार मनुवादी व्यवस्था से टकराने की उन्होंने हिम्मत बताई, हिम्मत दिखाई, और उनके रास्ते पर चल करके भारतीय संविधान की आधारशिला रखी गई। और इस माध्यम से आज भारत देश में जितना भी जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, वो जितना भी आज उन्नत हो पाए, थोड़ा सा प्रगति कर पाए, थोड़ा सा सुख सुविधा को इंसानों के जैसे उनको लेने का अधिकार मिल पाया, तो ये उन लोगों की बदौलत है। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनकी नींव रखी थी। तो मैं उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर बारंबार नमन करती हूँ, उनको सलाम करती हूँ। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, सुनने का मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि इनकी विचारधारा, जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको बधाई चले जाना वापस से, उनको जो विचारधारा को उसको प्रण करें कि आज के बाद भी उसकी पूरे सिस्टम को, मतलब पूरी विचारधारा को इस साल के अंदर अंदर फैला दें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि ऐसा जरूर कर पाएंगे आप उसको। थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। जगदीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? छत्रपति महाराज जी का जन्मदिन है और उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहले तो आज के इस डिबेट, महत्वपूर्ण डिबेट के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। और प्रमुख रूप से वक्ता के रूप में दाऊ जी जुड़े हुए हैं, संतोष साहू जी जुड़े हुए हैं। आज साहू जी के महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर सभी लोगों को लख लख बधाइयां। वैसे साहू जी की अगर पूरी जीवनी को पढ़े तो सारांश में अगर हम कहें तो उनकी जो सोच थी, मानवता भरी सोच थी, और यही कारण था कि उन्होंने जीवन पर्यंत लोगों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए जाति पात को लेकर संघर्ष किया, खुद भी संघर्ष किए, और उन्होंने एक हीरा की तलाश किए थे, जिसको वो खुद कहते थे कि मुझे एक हीरा मिल गया। और बाबा साहब की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और बाबा साहब को हर संभव मदद देकर उनको उच्च शिक्षा के लिए उन्हें सहायता मुहैया करी, आर्थिक सहायता मुहैया कराई। तभी बाबा साहब विदेशों में जा करके जो उनके पास 32 डिग्रियां थी वो डिग्री हासिल कर पाए, और उनकी बदौलत ही आज इस देश के अंदर में जो एक बहुत बड़ा जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उसमें अगर कहीं ना कहीं जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसको सींचने वाला, उसको पेड़ बनाने वाला, उसको फल देने वाला अगर कोई होता है तो वो माली होता है। उसी प्रकार से बाबा साहब को एक विशाल पुरुष बनाने में, महामानव बनाने में छत्रपति साहू जी का, महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। हम उनके इस योगदान को पूरा भारत कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें नमन करता है। और जब जब भी बाबा साहब को याद किया जाएगा तब तब साहू जी का भी नाम उसके साथ जोड़ा जाएगा। और मैं ज्यादा ना कहते हुए ऐसे महान पुरुषों की जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और मानवता भरी सोच रखने वाले आज भी हैं और पहले भी थे, लेकिन उन महापुरुषों की विचारों को जन जन तक लेके जाने की, जैसा कि अभी दाऊ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज इतने बड़े वृद्ध होने के बावजूद भी मानवता भरी सोच रखते हैं, और यही कारण है कि आज उन्हें छत्तीसगढ़ का पेरियार कहा जाता है। तो इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। इसलिए मैं आज उनके जन्म दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि छत्रपति साहू जी दुनिया के अंदर में एक बहुत बड़े महामानव के रूप में थे, और उन्हें याद किया जाना चाहिए और उनकी प्रेरणा से सीख लेनी चाहिए पूरी दुनिया को। मेरा बस इतना ही कहना जी। नंद कुमार गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे ब्राह्मणवाद का टकराव रहा है उनके साथ में, हरेक के साथ में टकराव रहा है, कोई ऐसा वाक्य बताएं जिनकी वजह से साहू जी महाराज को कुछ मतलब बेइज्जती का सामना करना पड़ा। एक तो अमृता मिलन ने बताया है, तो आप भी कोई ऐसा वाक्य बताएं जिसकी वजह से ब्राह्मणवाद से उनका टकराव हुआ और उन्होंने कुछ नई चीज को उत्पन्न किया, मतलब नई चीज को पैदा किया। ऐसा कोई टकराव हुआ उनके साथ? जी हाँ, ब्राह्मणवाद को मैं तुलसीदास से सीखा। जी। ब्राह्मणवाद के संबंध में तुलसीदास कहते हैं, सुनो सकल रजनी च जूथा, हमरे बैरी विविध बरूथा। वो रावण कहते हैं तुलसीदास के द्वारा कि हमारा दुश्मन विभिन्न झुंडों में इस देश में आए हुए हैं और ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, वे सामने होकर के नहीं लड़ते और वो लड़वाते हैं। ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देख सबल रिपु जाए पराई। बलवान दुश्मन को देख करके भाग जाते हैं, और वो 6000 साल पहले आए और रावण ने उसका विरोध किया उन लोगों का। तो वहां से मुझे प्रेरणा हुई कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन हैं और इस देश के लोगों को अछूत नीच मानते हैं। उसमें साहू जी महाराज ने जो काम किया वो अद्भुत काम किया, और उसके कारण हमको संविधान मिला। साहू जी महाराज उनको पढ़ाने, अंबेडकर जी को पढ़ाने नहीं भेजते तो नहीं मिलता। मैं बात समाप्त करने के पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो जो लड़की बोली उसका चेहरा मैं नहीं देख पाया, मैं उससे परिचित होना चाहता हूँ। जी, अमृता मिलन है, ये छत्तीसगढ़ से ही है, हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता के एंकर हैं, होस्ट भी हैं। अमृता मिलन जी, अगर आप दिखाना चाहती है, अपना दर्शन देना चाहती है तो दे सकती हैं, नहीं तो वे मतलब दिखाना चाह रहे हैं कुमार जी। अमृता मिलन जी आवाज शायद वो डिस्कनेक्ट हो रही है, शायद उनका आवाज नहीं आ पाई। साहू जी महाराज, संतोष साहू जी, इसमें बताइए आप जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं उसको आप लागू रखें, चालू करें, दूसरे जहां से छोड़ी जाती है। जी,
साहू जी महाराज का आरक्षण से जो संबंध है, जैसा कि अमृता मिलन जी ने कहा कि आरक्षण की परिकल्पना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने किया, पर उसको यथार्थ जमीन पे अगर कोई लागू किया तो वो राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज हैं। और ये बात सही है कि आइडिया ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण का विचार जो था, और इस विचार के ऊपर साहू जी महाराज का क्या कार्य है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण का पर अमल आधुनिक भारत में सबसे पहले राजर्षि छत्रपति साहू महाराज ने अपने करवीर अर्थात कोल्हापुर राज्य में 26 जुलाई 1902 से किया। कई बार 26 जुलाई जो आरक्षण घोषित किए, कई लोग ये मान बैठते हैं कि शायद छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म तारीख है, पर ये आरक्षण लागू किए जमीन पर वास्तविक रूप से ये तारीख है 26 जुलाई 1902। आगे जो बात है कि आरक्षण की नीति, ये विचार राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को क्यों आया, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज 50% आरक्षण जब अपने कोल्हापुर रियासत में घोषित किए तो उन्होंने इसमें 4 जाति को बाहर रखा, ब्राह्मण, सेणी, प्रभु और पारसी। सिर्फ 4 जातियों को आरक्षण से बाहर रखकर से सभी जातियों को अर्थात मूल निवासी बहुजन समाज के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व घोषित किए। कहा ये जो बातें हैं, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज ने आरक्षण क्यों दिया, एक घटना घटा। महाराज ने पहले निरीक्षण किया, इस निरीक्षण में उनकी नजर में आया कि सरकारी दरबारियों में उच्च पदों पर 71 में 60 यूरेशियन ब्राह्मण थे और सिर्फ 11 ब्राह्मणेतर थे, अब्राह्मण थे। उसी तरह निजी सेवा में भी उनके जो निजी सेवक थे उसमें भी 52 में 45 यूरेशियन ब्राह्मण और 7 ब्राह्मणेतर थे। प्रशासन से असंतुलन दूर करने के लिए उन्होंने इसे गंभीरता पूर्वक सोचा और सभी ब्राह्मणेतर लोगों को सभी महत्वपूर्ण पदों में 50% आरक्षण की घोषणा कर दी। पहले सभी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज, माधव, बर्वे इत्यादि जो नामक विद्वान चित्पावन ब्राह्मण थे, उन सभी को नौकरियों से स्वयं की जाति से वो बांट लिए थे, भर लिए थे। तो साहू जी महाराज का ये था। पर उस समय भी साहू जी महाराज के न्यायिक कार्यों का सबसे बड़ा विरोध कौन किया, तो मैं इस विषय पे कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। उस समय न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, उन्होंने साहू जी महाराज की इस कदम का कड़ा विरोध किया। दूसरा नाम था रघुनाथ बेंकाजी सबनीस, तीसरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा नाम था SM परांजपे, 5वां नाम था नरहरि चितामन केलकर, दादा भाई खापर्डे, एडवोकेट गणपत राव अभ्यंकर जो सांगली के थे, और बाल गंगाधर तिलक। साहू जी महाराज के ये न्यायकारी मानवतावादी जो उनके कार्य थे, ऐसे इतिहास में जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने उस समय भी विरोध किया था। और आज इतने वर्ष से बीत जाने के बाद भी भारत के आरक्षण का विरोध सबसे ज्यादा समान वर्ग में ब्राह्मण जाति के लोग ही कर रहे हैं। तो इतिहास से बहुत सारा चीज समझने और सीखने की जरूरत है। मैं राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी के 147वें जन्म जयंती पे उनके द्वारा जो किए कार्य हैं, वो जब राजकाज संभाले तो उनके रियासत में 148 विद्यालय थे। जब इस दुनिया से वो
चले गए उस समय 575 विद्यालय उन्होंने खोला, हर जगह हॉस्टल की व्यवस्था की। उनके बहुत, समाज का कोई ऐसा भाग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें साहू जी महाराज बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं किए हैं। साहू जी महाराज के बारे में तो आप जैसे विद्वानों के द्वारा निरंतर उनके किए कार्यों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि समाज को पता चले। आज महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देश और दुनिया में इतना प्रसिद्ध हैं, उनके वजह से भारत में कानून का राज आया। कानून का सामने सभी लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब समान हैं। तो ये पृष्ठभूमि तैयार करने में राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे समय में मैं राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और देश और दुनिया के लोगों के देश और दुनिया के सभी वॉइस ऑफ मानवता और इससे बाहर भी जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक चिंतक हैं, ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। हम चाहते हैं कि जगदीश जी आप हर हफ्ते में जो 3 दिन प्रोग्राम करते हैं, इसमें तकरीबन एक दिन ऐसा रखें जो 3 घंटे लगातार एक ही महापुरुष के ऊपर विचार चर्चा की जाए। जैसे गौतम बुद्ध है या उनके बाद में जो जितने भी महापुरुष हैं, इसमें 3-4 घंटे लगातार। वो सिंह जी कह रहे थे कि 1 घंटे में कोई मतलब सेट नहीं बैठता प्रोग्राम, किसी को कोई बंदा बोलना चाहता आधा घंटा या 15 मिनट कुछ देना है इसको, तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम एक महापुरुष के ऊपर रख दीजिए। हर हफ्ते में कोई नया से नया लीजिए, तो ये मेरे ख्याल से फिर ज्यादा जागृति आएगी। क्या ख्याल है इसके बारे में होगा जगदीश जी? जगदीश जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। मैंने ये प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि एक हफ्ते में आप एक दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए, ये 3 घंटे लगातार प्रोग्राम हो, 4 घंटे हो जाए, तो ये एक महापुरुष के पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक का उन्होंने क्या कुछ किया है उसके इतिहास के बारे में बताया जाए, ताकि लोगों में और भी अच्छी जागृति आ जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, 3-3 घंटे का देखिए, किसी के पास आज को इतना फुर्सत नहीं है कि 3 घंटे आपकी डिबेट को कोई देख सके या सुन सके। मैं 3 घंटे का लगातार उसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो 1 घंटे का समय विचारों को लेकर काफी होता है, 1 घंटा, और 60 मिनट भी काफी है, 45 मिनट या 40 मिनट, क्योंकि अगर किसी की भी जीवनी को हम कंटिन्यू भी अगर मान लीजिए किसी को दिखा रहे हैं तो भी बोरियत पैदा करता है। तो समय समय पर उसको निकाल करके हफ्ते में अलग अलग लोगों का विचारों को ला करके उसको करें तो ज्यादा अच्छा है। और जो लंबा समय है, लंबा समय नहीं है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो आप किसी भी वीडियो को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उससे अधिक आदमी सोचे अरे यार कितना फुर्सत नहीं है, फिर वो दूसरे प्रोग्राम को चला जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई विचारों को लेकर जरूर हम प्रोग्राम चलाएं, लेकिन सारगर्भित शब्दों के साथ में, क्योंकि किसी भी बातों को इतना लंबा ना दें, इतना लंबा डोज ना दें कि वो लोगों को बोरियत महसूस हो। कम शब्दों में लोग ज्यादा अगर बातों को रखें तो ज्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से आपका अंदाजा ये मैं ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि एक आदमी 3-3 घंटे बैठ के फिल्म देख सकता है, उसके अंदर कोई मसाला पाया जाता है, कुछ लोग दिखाते हैं, तो कोई ऐसी चीज करनी चाहिए आदमी को ताकि उसमें देख पाए, उसको सुन पाए, ऐसा मतलब होना चाहिए कम से कम। क्योंकि आदमी बोर नहीं होता है फिल्म देखता देखता, चाहे जितनी 4 घंटे की हो, 3 घंटे की, उसको देखता रहता है। तो कोई ना कोई मतलब आपकी बात भी सही है, 1 घंटा की ठीक है, लेकिन उसमें अगर ऐसा हो जाता है एक महापुरुष का 3 घंटे को अगर हम इतिहास बता देते हैं सभी को, तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा वो बोर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर उसका इतिहास हमने सिर्फ 1 घंटे में उसको कुछ नहीं बता पाया, आधे जिनों का दिन बताया, आधे का इतिहास बताया, तो क्या सीख पाएंगे उसमें दूसरे लोग? तो ये देख लेना आप, अगर उसको कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं उसको नहीं, चलिए ना, इस पर और विस्तार से विचार किया जा सकता है, समय को लेकर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यक्रम किया जाना चाहिए। जी जी जी। मैं लास्ट में सवाल करना चाहता हूँ नंद कुमार बघेल जी, आप कैमरा ऑन कीजिए अपना। सारी तो मतलब संतोष साहू जी, जैसे मैं लास्ट मेरा सवाल होगा आपसे, क्योंकि ये ज्यादा लंबी फिर डिबेट जगदीश जी के सुनते हैं लोग हैं, तो मैं उसको समाप्त करेंगे। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि ये जो मतलब जो आरक्षण है ये एक भीख के समान है, कि भीख के ऊपर लोग जीते हैं। तो इसमें जो साहू जी महाराज का भी नाम आया है कि उन्होंने स्टार्ट करा था ये जो आरक्षण है,
तो एक तरफ लोग कहते हैं भीख कहते हैं, तो भीख ये कौन लोग कहते हैं, और ये आरक्षण को आप किस मतलब हद तक देखते हैं, भाई आरक्षण किसके लिए कामयाब जा रहा है, मतलब आरक्षण से किनको ज्यादा फायदा हुआ जी संतोष जी? जो लोग भारत में मिले प्रतिनिधित्व, जिसको आरक्षण शब्द से लोकप्रिय बनाया गया, जो लोग इसका विरोध करते हैं, अगर उनको इतिहास की समझ है, भारत के सामाजिक परिस्थितियों की समझ है, और भारत में अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुचक्र का अगर जानकारी है, तो ये वर्तमान जो भारत में आरक्षण है या प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। होना तो ये चाहिए कि जो लोग 3000 साल से भी अधिक समय तक भारत देश के 90% लोगों को शिक्षा से, संपत्ति से, शस्त्र से, हर तरह से बेदखल कर दिए, पशुवत बना दिए, लगभग 3000 वर्ष, ये कोई छोटा समय नहीं है। ऐसे समय में इस देश के लोग ज्ञान से कट गए, विज्ञान से कट गए, हर तरीके से वो पशुवत बना दिए गए, इतने नीचे गिरा दिए गए, तो उसकी भरपाई सिर्फ आरक्षण, नौकरी और शिक्षा दे देने से नहीं होगा। अगर भारत में यूरेशियाई आर्य ब्राह्मणों के पास नैतिकता है, तो वो जिस तरीके से इस देश के SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित लोग 3000 साल तक हर संसाधन से बेदखल थे, तो कम से कम वो 100 साल घोषित करते कि हम सरकार के किसी भी संस्था में या सरकार के किसी भी लाभ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिन लोगों को हजारों साल नहीं मिला, सारा का सारा उनको दिया जाए, ताकि भारत में मानवता, इंसाफ यथाशीघ्र कायम हो। ये ना हो के इसका ठीक विपरीत हो रहा है कि लोगों को जो थोड़ा मिला है, बहुत कम, जो त्याग है, कुर्बानी है, उसके बनिस्पत बहुत कम मिला है, उस पे भी अगर वो जलन रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा मानवता के घोर विरोधी अगर कोई है तो वर्तमान भारत के प्रतिनिधित्व आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं। और इसका मुकाबला सिर्फ जानकार लोगों को बनाकर किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में पानी के लिए कोई सत्याग्रह किया तो महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किए। आज साहू जी महाराज जी का 147वां जन्म जयंती का ये अवसर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहू जी महाराज शरीर से बहुत बलिष्ठ थे, वो पहलवान थे, देश भर के पहलवानों को बुलाकर खुद कुश्ती लड़ते थे, शेरों का शिकार करते थे। इतना न्यायप्रिय राजा के साथ ब्राह्मणों ने कैसा सलूक किया, ये साहू जी महाराज के जीवन को पढ़ना होगा, समझना होगा, समझकर समाज को बताना होगा कि उस समय जब राजा के साथ भेदभाव इतना गहरा होता था, तो आम लोगों के साथ क्या नहीं हुआ होगा, क्या नहीं किया गया है। उसकी भरपाई साहू जी महाराज अपने जीवन काल में, अपने जमाने में, वो ब्राह्मणेतर, अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, उन लोगों को 50% हिस्सेदारी दिए, ताकि ये भी इंसानियत मानवता को ये समझ सकें और ये भी इंसान है, इंसानी हक इन्हें मिले। ऐसा सोचने वाला भारत का कोई और नहीं, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज हैं। और ये देश में जो आरक्षण, भीख है, ये मुफ्तखोर हैं, ऐसे कहने वाले लोग को ये समझना चाहिए कि आज हम मुफ्तखोर बन गए, भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल जाहिल और गंवार हो गए, इतने नीचे गिर गए। तो ये सभी जो हमारे साथ हो रहा है, इसके पीछे कहने वाले लोगों के पुरखों का ही सारा षड्यंत्र और साजिश है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनके बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं कि मत्थे टिक्का तेड़ तूती कखाई हद छुरी जगत कसाई, यानी जिसके मत्थे पे टिक्का है, धोती बांध रखी है, और उन्हें जो है उसके हाथ में छुरी है, बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी मानवता का कसाई है। तो संत रविदास जी कहते हैं इनके बारे में कि ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, ये बनारस के ठग बैठे, ये संत सुनत नहीं है। फिर संत रविदास जी कहते हैं इनके बारे में कि ये जो लोग हैं, जो मतलब ये षड्यंत्रकारी हैं, ये तो मतलब तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहिए तुम कलयुग के कामी, तुम कलयुग के अंदर काम वासना फंसे हुए लोग जो है ग्रस्त आस में, क्योंकि आपका समझदार है कि इसमें जो देवदासी जो प्रथा चली है, वो देवदासी का मतलब ये है कि उन्होंने अय्याशी करते हैं, उनके साथ वो करते क्या
तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, इनके बारे में स्पष्ट कर देते हैं कि जब ये गए विपरन की रीत मैं ना करो उनकी प्रतीत, खालसा जब लग खालसा रह नहीं आ रहा तब लग तेज दियो मैं सारा, तो जब लग मेरा खालसा अलग रहता है तब तक मैं तेज मेरा सारा है, तब ये गए विपरन की रीत मैं ना करो उनकी प्रतीत, तो स्पष्ट कह देते हैं। तो ये बिल्कुल मानवता के दुश्मन है, ब्राह्मण और कुछ नहीं जी। आनंद कुमार जी आपकी आवाज आ रही है, और रुखसा जी कुछ कहना चाहती हैं आप अपनी तरफ से? मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी जी, नंद जी को कहने दिया जाए। हाँ जी आनंद बोल दिए जी। संतोष जी के बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी। संतोष जी ने ये कहा कि ब्राह्मणों को चाहिए कि 100 साल हमको दे, वो मांगने से देंगे नहीं, छीनने पड़ेगा। कृपा की अपेक्षा न रखें। संतोष जी जो वचन बोले हैं कि हम उनसे मांगते हैं करके, मांगना उससे है जो देता है, ब्राह्मण कभी देगा नहीं, और छीनना पड़ेगा, उनको गंगा से ओल्गा भेजना पड़ेगा तब वो मानेंगे। वो तो मानते ही नहीं है। इस देश में आकर के हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं और उनसे भीख की अपेक्षा नहीं है, और सत्ता से बेदखल उनको करेंगे, और जैसा हमको न चाहे हैं, हमको अछूत मानते हैं, वैसे वो भी अछूत हैं, और उनको या तो सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार रहें, और या फिर गंगा से ओल्गा वापस जाने के लिए तैयार रहें। जिस प्रकार अंग्रेजों को हमने भगाया, उसी प्रकार ब्राह्मणों को भगाना पड़ेगा। जी जी नहीं, इनके लिए हमें देश का हमने सोचा नहीं के बारे में, इनको देश से जब निकाले जाएगा तो एक छोटा सा देश बनाएंगे नहीं कि जिसका नाम रखेंगे गोबरस्तान। मतलब ये गोबर से और मूत्र से इनको बहुत प्यार है, तो उसी के नाम से इनका देश छोटा बनाएंगे जहाँ पर गोबर की और मूत्र की जो है नाले उधरी कर देंगे। भीख मांगने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी इसके बारे में स्पष्ट कहते हैं कि कोई किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है। तो निज बल जो है ना, हमारा बल हम इस्तेमाल करेंगे तभी ले पाएंगे। और ये भी कहते हैं कि राज बिना न धर्म चला है, धर्म बिना सब दल मिला है। धर्म का मतलब होता है सच और ईमानदारी, कि राज बिना राज की वो नहीं काम है, क्योंकि आज झूठ चल रहा है, ये राज के बल में चल रहा है। उनके झूठ और बेईमानी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इनकी मिट्टी प्लेट हो चुकी है। आज की डेट में सिर्फ भारत में बचे इनकी, तो ये भी मतलब खत्म होने वाली है। रूपसा जी क्या कहना चाहती हैं आप छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्मदिन पर? जी, सबको मेरा जय मूल्यवान से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रिजर्वेशन जो चीज है या रिप्रेजेंटेशन जो चीज है, इसकी सबसे पहले परिकल्पना जो है महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने रखी थी, और उनका अनुकरण करते हुए साहू जी महाराज ने पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था अपने जो राजकाज के टाइम। सोलापुर में पहली बार उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया था। उन्होंने जब देखा कि उनके पास जितने भी सरकारी या उनके जो है अपने निजी कामों में जितने भी पोस्ट थे, उनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण हुआ करते थे। 71 पोस्ट में से जो सरकारी पोस्ट थे उसमें सिर्फ 9 बहुजन के लोग थे, और बाकी 61 जो थे वो ब्राह्मण थे। और उसी तरीके से उनके जो पर्सनल ऑफिसेस थे, वहां पे भी 51 या 54 पोस्ट हुआ करते थे, और उसमें भी सिर्फ 7 लोग ही हमारे बहुजन के थे। तो हमें अगर साहू जी महाराज के बारे में चर्चा करनी है तो हमें रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चर्चा करना चाहिए। हमारे बच्चों को रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, हमें वो कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर करना चाहिए। हमारे चर्चा में आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर नहीं, ब्राह्मण तो अपनी बदमाशी कर ही रहे हैं, वो सब जानते हैं, पर हमारे लोग उनकी बदमाशी से जो है अनभिज्ञ हैं। आज भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से वो हमारा हक मारकर खा रहे हैं। वो है तो प्रशासन में 85%, लेकिन हमारे लोगों को कहते हैं कि ये लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ये लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो आरक्षण कोई गरीबी निर्मूलन का काम तो है नहीं, क्योंकि अपने टाइम में फुले जी जो है वो कोई गरीब नहीं थे, वो एक अमीर बाप के जो है औलाद थे। साहू जी महाराज कोई गरीब नहीं थे, वो एक जो है कोल्हापुर इसके संस्थान के जो है राजा हुआ करते थे। तो इनके साथ जो भेदभाव होता था, ठीक है, वो जाति के आधार पर होता था, और आज भी ब्राह्मण जाति को ही बेस बनाकर हमारे लोगों में रिजर्वेशन क्या है, हमारे बच्चे इसको ना जान पाए तो वो संसद में इसके ऊपर जो है भ्रांतियां फैलाता है। बहुत सारी जो वो क्या लोकसभा स्पीकर जो है
क्या उसका नाम है, सुमित्रा महाजन, उसने बोला कि आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए है। जबकि किसमें, हमें तो पहले जानना होगा कि रिजर्वेशन कितने टाइप के हैं। जो शाहू जी महाराज ने शुरू किया, और जब पहली बार जो है बाबा साहब गए संविधान सभा में चुन करके, तो उनको मांग करने के लिए भी साहू जी महाराज ने ही कहा था कि आप एससी के लिए मांग करो। और तब उनका नाम क्या था, भास्कर राव यादव, उनको कहा था कि आप ओबीसी के लिए मांग करो। तो तब से ब्राह्मण विरोध कर रहा है, और तब से जो है वो क्या कहते हैं उसको, रिजर्वेशन को वो किसी ना किसी तरीके से सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं। हमें आज का टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि हम रिप्रेजेंटेशन क्या है वो अगर ज्यादातर हमारे लोगों को बताएं, हम जा करके अगर पूरे जो रिजर्वेशन की हिस्ट्री है, ये कब से चालू हुआ, फुले जी से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक के, और फिर बाद में आए कांशीराम साहब, उन्होंने किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे कि फुले जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आज भी हम हमारी पार्टीज जो है वो पीछे है। जैसे नंद कुमार बघेल जी हैं, इन्होंने एमपी में इनके जो बेटे हैं, जो चीफ मिनिस्टर अभी हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने भी 27% रिजर्वेशन जब लागू करने का सोचा तो वहां पे भी विरोध हुआ, तो वहां पे भी स्टे लगा है। देखिए, तो इस पर आप स्पेशल प्रोग्राम रखे हैं, इस पर रिजर्वेशन के ऊपर आप जो है ना सही आप इसमें होस्ट करें, और मैं स्पेशल भी रखते प्रोग्राम। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा अभी सभी को, तो टाइम समाप्त की तरफ जाएगा। संतोष साहू जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साहू जी महाराज जिस तरीके से तर्कवादी थे, तथ्यवादी थे, हर बात को तर्क की कसौटी में कसकर उसको परख कर अपने राज्य में लागू करते थे, और वो एक महान समाज सेवी रहे। देश और दुनिया के लिए उन्होंने जो किया है आज के दिन, उसको हमें विश्लेषण करके समझना है, और साहू जी महाराज के किए कार्यों को चारों तरफ जन चर्चा करना चाहिए, जन चर्चा में लाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक साहू जी महाराज के बारे में लोग जान सकें। इस मौके पे मैं इतना कहते हुए सभी को पुनः राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जगदीश जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? 1 मिनट लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे संतोष साहू जी ने कहा है कि बहुत सारे जो भारत के अंदर में महान संत हुए, महापुरुष हुए हैं, उनकी विचारों को, उनकी जीवनी को वॉइस ऑफ मानवता चैनल लगातार उठा रही है। और आज का जो ये विस्तार पूर्वक उसकी जो साहू जी की जो चर्चा हुई है, इसी प्रकार से हम आपने भी जो लगातार कहा है, और इस दिशा में आप लगातार काम ही कर रहे हैं, क्योंकि जब से वॉइस ऑफ मानवता चैनल बनी हुई है, संत महापुरुषों की विचारों को लेकर लगातार डिबेट कर रहे हैं, और इसका असर भी भारत के अपितु दुनिया में हो रहा है। और ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर वॉइस ऑफ मानवता बना भी हुआ है। लोगों की आवाज है, लोगों की विचारों को लेके जाना है, और यही हमारा उद्देश्य है। तो आज के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हम लगातार जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उनका सभी लोगों का विस्तार से, जितने भी भारत में बुद्धिजीवी, चिंतक, सोच रखने वाले लोग हैं, उनको बुला करके लगातार हम इस दिशा में प्रयास करें और विचारों को लेकर जाएं, क्योंकि विचार ही वो क्रांति है जिससे समाज में बदलाव आता है। क्योंकि इंसान तो मर जाता है, लेकिन विचार क्रांति कभी मरता नहीं है, और यही हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को रखता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी आनंद कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? हाँ जी, लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। जो महिला बोल रही थी, बहुत अच्छा बोल रही थी, और उनसे परिचित होना चाहता हूँ। कि आपका वो आपकी बिटिया है सर, आपकी बिटिया है, पोती समान है आपकी। इनके प्रोग्राम आपको स्पेशल गेस्ट बुलाएंगे। बहुत अच्छा बात बोलती है, और उनसे हम मिल के काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले वक्त में हम इनसे एक प्रोग्राम रखेंगे स्पेशल, तो आप लोग गेस्ट के रूप में आ सकते हैं। रुपसा जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट आप? सर देखिए, आप शाहू जी महाराज और जो रिजर्वेशन है उसको अलग अलग टॉपिक समझ रहे हैं, पर अगर हम शाहू जी महाराज के बारे में चर्चा करने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रिजर्वेशन आएगा।
ठीक है। आप उनकी हिस्ट्री में वो कहाँ पैदा हुए थे, क्या किया था, उनके जीवन संघर्ष को तो ठीक है हम लोग जानेंगे, और वो साहू जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि वो कहाँ पैदा हुए थे, किस तरीके से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर किसी ने उनको अडॉप्ट किया, और ये सब ठीक है। पर उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि वो राजा होते हुए जो रूल्स हमारे लोगों के लिए बनाते थे, जो रूल्स हमारे लोगों के फेवर में हुआ करता था, जो बहुजनों के फेवर में हुआ करता था, वो रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन ब्राह्मण नहीं करते थे। और इसीलिए फिर उन्होंने सोचा, इसके ऊपर बहुत सारे सर्वेस करवा के लाए, और तब उन्होंने जो है ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो उन्होंने लाया। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अगर हम साहू जी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा पहले आएगा रिजर्वेशन। तो साहू जी महाराज और रिजर्वेशन कोई दूसरा मतलब अलग अलग कोई नहीं है, वो जनक है। वो तो ठीक है, लेकिन हम बात जो है ना, आप इसको प्रोग्राम को रखें, साहू जी महाराज को स्पेशल में आप इनका नाम भी लें, इनके जो रिजर्वेशन की बात रखें, तो आप इसमें हम इस पे आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए खोला है ताकि लोगों की आवाज, गरीबों की, मजलूमों की, जिनकी आवाज को उठाता ही नहीं है कहीं भी, वो हमने इसके लिए खोला है। अब हमने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं इसको नाम रखा है वॉइस ऑफ मानवता, वॉइस ऑफ मानवता का मतलब ये पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज, और आप देख भी रहेंगे इसमें हम उठा भी रहे हैं। लेकिन हो सकता है कहने का हमसे भूल हो रही होगी तो उसको हम सुधारेंगे भी। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी इसमें मैं अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, जितने भी महापुरुष भारत में है हुए हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई है, या जो साहू जी महाराज है, जितने भी मतलब पेरियार जी हैं, तो इनकी जो भी जीवन की कथाएं हैं, जो जीवन के बारे में अगर कोई भी बताना चाहता है तो उसमें हमारा नंबर भी इसमें 3474754233 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी जीवन के बारे में पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो इतिहास वीडियो बना अगर हमें सेंड करेगा तो हम वॉइस ऑफ मानवता चलाएंगे, और पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के जितने महापुरुष है उसको हम आने वाले वक्त में चलाएंगे, इसमें वीडियो कराएं। तो इसमें हम वॉइस ऑफ मानवता की टीम की तरफ से और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से साहू जी महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत लाख लाख बधाई देते हैं, और स्पेशल बधाई देते हैं संतोष साहू जी को और जगदीश जी को, ये हमारे टीम मेंबर है, और जो है नंद कुमार बघेल जी को। तो आपका सभी का धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। संतोष जी, आप जी और जगदीश जी और रूपसा जी, आप सभी का स्पेशल थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।